हेलो फ्रेंड्स, हम सॉलिड्स के डिफेक्ट पढ़ रहे थे। अब दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इफ मोल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the site of Na positive ions are occupied by Sr2 positive। अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड जिसमें कुछ अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसको क्रिस्टलाइज किया जाए तो उसके क्रिस्टल्स में जो Na पॉजिटिव आयंस की कुछ साइट्स हैं उनको स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी Na पॉजिटिव आयंस की जगह पर Sr2 पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव आयन, और हर एक Sr2 पॉजिटिव जो आयन होगा वो 2 Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा। एक Sr2 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट। जो Sr2 पॉजिटिव है वो एक सोडियम की आयन को तो जो साइट है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि दूसरी सोडियम की जो साइट है वो खाली रह जाती है। The cationic vacancies thus produced are equal in number to that of the Sr2 positive ion। तो जो जितनी cationic vacancies क्रिस्टल में दिखाई देंगी वो जितने Sr2 पॉजिटिव आयन क्रिस्टल में होंगे वो दोनों ही बराबर होंगे। Another similar example is the solid solution of CdCl2 and AgCl। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो शो करते हैं वो है CdCl2 कैडमियम क्लोराइड और AgCl। अब ये इसकी फिगर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब मोल्टन NaCl को जिसमें कुछ अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो Na पॉजिटिव आयन की कुछ जगह Sr2 पॉजिटिव ने ले ली। क्या हुआ ये देखते हैं आप, सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरीके से अरेंज है। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ Na पॉजिटिव होना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी Na पॉजिटिव आयन होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है क्रिस्टल में जो Sr2 पॉजिटिव आयन होते हैं वो Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देते हैं, और एक Sr2 पॉजिटिव आयन 2 Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा। ये Sr2 पॉजिटिव एक है तो यहाँ से उसने एक सोडियम को रिप्लेस किया और एक दूसरी जगह पर उसने वैकेंट कर दिया, खाली स्थान कर दिया। सपोज करें यहाँ पर पहले सोडियम था तो यहाँ से बाहर से Sr2 आया तो एक Sr2 2 सोडियम को अपनी जगह से हटा देगा, और क्या होगा जो Sr2 होगा वो एक सोडियम की जगह तो वो अपने आप फिट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पर तो वो अपने आप फिट हो गया, जबकि दूसरी जगह जो सोडियम था वहां पर खाली स्थान रह जाएगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगा। तो फिर इसमें कहा गया जो जितनी कैटायनिक वैकेंसीज होती हैं और जितने Sr2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटायनिक वैकेंसीज हैं एक है, और Sr2 पॉजिटिव इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक है, तो नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कैटायनिक वैकेंसीज। मान लीजिए दूसरा और आया Sr2 पॉजिटिव, उसने इसकी जगह पर ले ली, Sr2 पॉजिटिव यहाँ पर आ गया और उसने इसे हटा दिया, यहाँ पर खाली स्थान हो गया। तो इसका मतलब पूरे क्रिस्टल में 2 Sr2 पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 खाली स्थान हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, यानी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी आ गई Sr2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब है C, नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जो डिफेक्ट्स हमने अब तक पढ़े वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की स्टोकोमेट्री को यानी कैटायंस और एनायन के रेशो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known, which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio due to defects in their crystal structure। जबकि बहुत सारी मात्रा में लार्ज नंबर में नॉन स्टोकोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के बारे में भी पता है जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं वो नॉन स्टोकोमेट्रिक रेशो में होते हैं, क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट होता है। तो जो नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एल्कलाई हैलाइड लाइक NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जो एल्कलाइल हैलाइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो इस प्रकार का डिफेक्ट शो करते हैं। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल।
जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है तो जो सोडियम एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल के सरफेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। द क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद सोडियम एटम टू गिव NaCl। उसके बाद जो क्लोरीन आयन होता है वो क्रिस्टल के सरफेस पर भी डिफ्यूज होता है, वहां पर चला जाता है और क्रिस्टल के सरफेस पर जाकर वो सोडियम एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयंस। तो सोडियम क्लोराइड के बनने के समय क्या होता है, जो सोडियम एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिससे सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है, कैटायन बन जाता है। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइड। जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो क्रिस्टल में जाकर डिफ्यूज हो जाता है और एनायनिक साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम। इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है उसमें सोडियम की एक्सेस हो जाती है, सोडियम ज्यादा मात्रा में हो जाता है। अब पहले से हम देख लेते हैं, इस डायग्राम से अच्छा समझ आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में अरेंज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए सोडियम है, सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव क्लोरीन एनायन है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है तो सोडियम एटम्स क्रिस्टल के सरफेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये मान लीजिए जो पॉजिटिव आयंस हैं ये सोडियम एटम है और जो ये एटम है ये क्रिस्टल की सरफेस पर जाकर डिपॉजिट हो गए। उसके बाद क्या होता है, जो क्लोरीन है वो अपनी जगह से यहां से डिफ्यूज होगा। मान लीजिए यहां पर देखें पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पहले क्लोरीन था तो यहां से जो क्लोरीन था वो अपनी जगह से हट गया, अपनी जगह से वो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो उसने पॉजिटिव चार्ज बनाया और इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सोडियम यहां पर था, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, यहां से Cl नेगेटिव डिफ्यूज हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम है उसके साथ कंबाइन हुआ और NaCl को उसने फॉर्म कर दिया। अब जब सोडियम पॉजिटिव बना था, यहां पर ये पहले पॉजिटिव नहीं था, ये सिर्फ Na था। अब जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज में जब बना उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन की जगह पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब आप इसमें देख सकते हैं इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी क्लोरीन कम हो गए, क्योंकि एक क्लोरीन की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सोडियम की एक्सेस है, क्लोरीन की कम है। इसे ही कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सोडियम, क्योंकि इसमें सोडियम मेटल है वो ज्यादा मात्रा में हो गया और एनायनिक वैकेंसीज के कारण, यानी जो क्लोरीन है वो अपनी जगह से डिफ्यूज हो गया था, हट गया था, वो वैकेंसी जो बन रही थी वो एनायन की वजह से बन रही थी। तो एनायन की वजह से इस क्रिस्टल में मेटल की एक्सेस हो गई, मेटल की ज्यादा मात्रा में मेटल आ गया। जैसे से हम बना भी सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव, फिर X नेगेटिव M पॉजिटिव X नेगेटिव M पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, जो ये एनायन है ये अपनी जगह से लॉस हो जाएगा, यहां से लॉस हो गया। लॉस होने के बाद इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर इसकी जगह पर, एनायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मेटल 1 2 3 ज्यादा है, 4 मेटल 4 हैं और एनायन 1 2 3, एनायन कैटायन ज्यादा है, एनायन कम है, यानी नॉन मेटल्स कम है, क्योंकि एक नॉन मेटल की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया। यह है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। The anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers from the German word Farbin center for color center। जो anionic site जिसको unpaired इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसे कहते हैं F centers। ये एक जर्मन वर्ड है फार्बिन सेंटर, जिसका मीनिंग है कलर सेंटर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है F सेंटर, जिसकी जगह पर मतलब जिस एनायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहा है। दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। जो F सेंटर है वो सोडियम क्लोराइड को येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर जो F सेंटर है इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है। द कलर रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल्स। और इस येलो कलर की वजह से ही, F सेंटर की वजह से ही जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो जाते हैं जब ये सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट की एनर्जी इस क्रिस्टल पर पड़ेगी तो जो येलो कलर है F सेंटर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से
एक्साइट हो जाएंगे। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स लिथियम क्रिस्टल पिंक, जबकि लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें जब लिथियम ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है लिथियम क्लोराइड, ये हमें याद रखना है। एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स KCl क्रिस्टल वायलेट, जबकि KCl में जब पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो वायलेट कलर का हो जाता है या फिर लिलेक कलर का, ये हमें याद रखना है। सोडियम क्लोराइड येलो कलर का, LiCl पिंक कलर का, पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट कलर का। दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट पर जब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं तो उसके कारण जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो हमें पढ़ना है। जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, जो जिंक ऑक्साइड होता है वो रूम टेम्परेचर पर उसका कलर व्हाइट होता है, सफेद होता है। ऑन हीटिंग इट लॉसेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, जबकि जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन को लॉस कर देगा और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, ZnO, जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, हाफ ऑक्सीजन इससे निकला, ऑक्सीजन रिलीज हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो गए। Now there is excess of zinc in the crystal and its formula becomes Zn1 plus XO। अब क्या होगी, जिंक ऑक्साइड से Zn2 पॉजिटिव बन गया, यानी जिंक का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्रिस्टल में जिंक की मात्रा ज़्यादा हो गई और इसका फॉर्मूला Zn1 से, यहाँ पर 1 था पहले, 1 प्लस X हो गया। अब कितनी मात्रा में बढ़ा ये डिपेंड करता है। द एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइट, जो Zn2 पॉजिटिव ज्यादा मात्रा में है वो इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास की जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उस पर चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इसका डायग्राम हम बनाते हैं, ज्यादा समझ आएगा। M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव, ये हम क्रिस्टल बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। M पॉजिटिव, यहाँ पर M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव। अब जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया गया तो उससे जिंक 2 पॉजिटिव बना। तो जो ये जिंक के जो सॉलिड हैं, जिंक के जो एटम हैं, कैटायन है, ये यहां पर आ जाएंगे इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में, इसकी जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर आ जाएंगे। ये आप क्रिस्टल लैटिस देख रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लैटिस है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया तो जिंक की मात्रा एक्सेस हो गई, यानी बढ़ गई। तो जो ये बढ़ा हुआ जिंक है ये इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के यहां पर आ जाएगा। पूरे क्रिस्टल लैटिस के जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए वो इसकी दूसरी आसपास की जो इंटरस्टिशियल साइट है उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा कैटायन मौजूद है। तो ये इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहले नॉर्मल ZnO का क्रिस्टल था, जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया, Zn2 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो Zn2 पॉजिटिव इस क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे क्रिस्टल में जिंक बढ़ गया, तो जिंक का फॉर्मूला ये हो गया 1 + XO। अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। There are many solid which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion। बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनको स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन सॉलिड्स में जो मेटल होता है वो स्टोकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के मुकाबले कम मात्रा में मौजूद होता है। यानी जितना चाहिए होता है कंपोजिशन बनाने के लिए उतना उसकी कंपोजिशन नहीं हो पाती, कंसंट्रेशन उसकी कम होती है कैटायन मेटल की। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज FeO। इसका एग्जाम्पल है FeO विच इज मोस्टली फाउंड विद ए कंपोजिशन ऑफ Fe 0.95O, जिसमें जो Fe की मात्रा होती है वो 0.95 होती है कंपोजिशन और ऑक्सीजन की पूरी होती है। इट में एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम 0.93 टू Fe 0.96O, जबकि हम इसको Fe की मात्रा 0.95 मान लेते हैं, जबकि इसकी जो रेंज होती है वो 0.93 से 0.96 तक होती है। Fe1 पूरी मात्रा में होना चाहिए था लेकिन वो कम मात्रा में है, कम कंपोजिशन है उसकी। इन क्रिस्टल ऑफ FeO some Fe2 पॉजिटिव कैटायंस आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 आयंस।
तो FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2 पॉजिटिव जो कैटायंस है वो मिस हो जाते हैं, और जब ये पॉजिटिव चार्ज लॉस हो जाता है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए Fe3 पॉजिटिव आयन उसकी जगह पर आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं Fe2 कैटायन की जगह पर Fe3 पॉजिटिव कैटायंस आ रहे हैं। तो जो Fe3 पॉजिटिव आयंस है उसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो जो Fe3 पॉजिटिव आयंस होंगे वो Fe2 पॉजिटिव आयंस की पूरी वैकेंसी को पूरा फिल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो पूरा का पूरा फिल नहीं कर पाएंगे, जबकि ये वहां पर कुछ ना कुछ वैकेंसी रह जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर Fe2 कैटायंस 3 लॉस हुए हैं हमारे, तो इन 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस की जगह पर 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, क्योंकि 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस की कमी को पूरा कर देंगे। इनका चार्ज ज्यादा है, इनका चार्ज कम है। अब ये डायग्राम बना के देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। ये जैसे देखिए M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव, ये Fe है, ये ऑक्सीजन है, हम ये इनको M डिनोट कर रहे हैं। X नेगेटिव M पॉजिटिव, X नेगेटिव M पॉजिटिव, फिर देखिए M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, जो ये मेटल है ये कम कंपोजिशन में प्रेजेंट होगा, इसकी मात्रा कम होगी। जैसे Fe की मात्रा 0.95 है तो कम है, तो कुछ जो मेटल आयन है वो अपनी जगह से लॉस हो जाएंगे। यानी मान लीजिए यहां से जो M पॉजिटिव है वो लॉस हो गया क्योंकि इसकी मात्रा कम है, यहां से M पॉजिटिव यहां से लॉस हो गया, तो मेटल आयन अपनी ओरिजिनल लैटिस साइड से लॉस हो जाएंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। तो इस क्रिस्टल लैटिस में चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ हायर सेम मेटल के जो हायर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सेम मेटल के जो हायर पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होंगे वो इसकी जगह पर ले लेंगे। यानी यहां से हमारा क्या हुआ था, Fe2 पॉजिटिव लॉस हुआ था, तो उसकी जगह पर हायर पॉजिटिव चार्ज के Fe3 पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी M पॉजिटिव की जगह पर M2 पॉजिटिव जगह ले लेगा। तो आप देख सकते हैं M2 पॉजिटिव चार्ज इसका ज्यादा है, सेम मेटल है, जबकि इसका चार्ज कम है, तो जो ये हायर चार्ज वाला जो एटम होगा वो M पॉजिटिव चार्ज की जो वैकेंसी होगी उनकी जगह पूरी की नहीं लेगा, बल्कि उनकी कम जगह लेगा, कम जगह को फिल करेगा। आप इसमें देख सकते हैं हमारे 2 पॉजिटिव, एक ये M पॉजिटिव, ये एक M पॉजिटिव, 2 फिल हुए थे, इनकी जगह पर वैकेंसी आ गई थी, 2 लॉस हुए थे, इनकी जगह पर ये वैकेंसी बन गई थी। उसके बाद इसकी कमी को पूरा करने के लिए सेम मेटल का हायर चार्ज वाला एटम आया और उसने उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया। आप देख सकते हैं उस पर सिंगल चार्ज था, इस वाले एटम पे एक पे ही डबल चार्ज है, इसका मतलब 2 की जगह पर 1 आ गया, यानी एक वैकेंसी तो फिल हो गई और दूसरी स्पेस वैकेंट रह गई, और जो चार्ज है वो भी न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो गए। 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे लॉस हुए थे, 2 ही उसकी जगह पर आ गए। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट होता है वो होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी के कारण। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।